हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जोनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसएससी जेईई 2022 टॉपर स्टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जो भी वो चाहता है, जो भी उसका सपना है, उस नौकरी में जाए और सेटल हो जाए। इसके लिए स्टूडेंट दिन रात प्रयत्न करते हैं, एक एग्ज़ाम फाइट करते हैं, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। कभी कभार स्टूडेंट लकी होता है तो एक एग्ज़ाम फाइट किया, तुरंत वहाँ से पास आउट होकर निकल गया या वहाँ से एग्ज़ाम क्लियर किया, नौकरी लग गया। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एक एग्ज़ाम फाइट करते हैं, असफल होते हैं, फिर उससे कुछ सीखते हैं, फिर एक एग्ज़ाम फाइट करते हैं, फिर असफल होते हैं, फिर कुछ सीखते हैं, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप, दर बदर, एक असफलता के बाद लगातार दूसरी असफलता, उससे सीखते सीखते आगे जाके अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। ये संघर्ष की कहानी होती है जो कि एक वक्त लेती है, पर कहीं ना कहीं आपको अपनी एक जगह पर स्थापित कर देती है। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो असफलताओं से इतना डर जाते हैं कि वो अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं जो भी उनको चाहिए, एक कंफर्ट जोन तरह का, उस कंफर्ट जोन में खुद को स्थापित कर लेते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली सफलता के बाद दूसरी सफलता की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी सफलता के बाद तीसरी सफलता की तरफ बढ़ते हैं, और इस तरह लगातार एक सफलता के बाद दूसरी सफलता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही होनहार स्टूडेंट की जिन्होंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुए हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इतने कम पीरियड में, मात्र 2 साल के पीरियड में, एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो भी एग्ज़ाम दिया है उसमें क्वालिफाई हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जोनटेक स्टूडेंट की, हमारे जोनटेक के क्लासरूम स्टूडेंट की, ऑफलाइन क्लासरूम स्टूडेंट की, दीपक की। दीपक एक ऐसा स्टूडेंट है, होनहार स्टूडेंट है, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है। इन्होंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद NIT से इनकी ग्रेजुएशन हुई है। उसके बाद इन्होंने कुछ एग्ज़ाम दिए, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इनका एग्ज़ाम था एयरपोर्ट अथॉरिटी का, इन्होंने उसको बहुत सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया। उसके बाद इनका एग्ज़ाम था DDA का, DDA को उन्होंने सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया। फिर SSC JEE 2022 एग्ज़ाम था, वहाँ पे भी इन्होंने सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया और CPWD डिपार्टमेंट हासिल किया है। और उसके साथ इन्होंने एग्ज़ाम दिया था KVS का, उस एग्ज़ाम को भी इन्होंने सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले दीपक, तुम्हें जोनटेक परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी जर्नी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक मोटिवेशन देगी, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये ड्रीम देखते हैं कि हम कई सारे एग्जाम एक साथ क्लियर करें, इस एग्जाम के बाद इसमें, इसके बाद इसमें, ताकि कहने को, एक बताने को बहुत बड़ा इतिहास बन जाता है। आपके पास बताने को बहुत कुछ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने 4 एग्जाम एक साथ क्लियर किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट किस तरह का रहा होगा, आपकी एग्जाम को लेकर सोच क्या रही होगी, जब एग्जाम क्वालिफाई कर गया, आप जब रिटर्न देने जाते हो तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया होगा। कई सारी चीज़ें जो आज स्टूडेंट को सीखने को मिलेगी। इस सब चीज़ों को शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सेशन की शुरुआत आप अपने बारे में बच्चों को कुछ बता के शुरू करें। बेटा, हेलो गाइज, मेरा नाम दीपक है, मैं नीमराना से हूँ और मैंने 2020 में पास आउट किया था NIT कुरुक्षेत्र से। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मेरे पापा आर्मी में है, जो अभी रिटायर हो चुके हैं। और मैंने फर्स्ट जो एग्ज़ाम दिया था वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था। उसमें एयरपोर्ट ऑपरेशन की जो पोस्ट थी वो मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली DDA JEE का एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी मैं क्वालिफाई हूँ। और मैंने SSC JEE 2022 एग्ज़ाम वो भी क्वालिफाई किया है। वहाँ पे मेरी ऑल इंडिया रैंक 94 है और मुझे CPWD डिपार्टमेंट में। आपकी ऑल इंडिया रैंक 94 है CPWD में, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और अब आपका KVS के भी एग्ज़ाम शायद है, उसका भी पेंडिंग है थोड़ा सा। चलिए, बहुत सही। आपने जब इस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो आपका कुछ ड्रीम था कि मुझे इस एग्ज़ाम में जाना है, या फिर बस जैसे अपॉर्चुनिटी मिली आपने उस पर स्ट्राइक किया, फिर अपॉर्चुनिटी मिली फिर स्ट्राइक, ऐसा कुछ था? यस सर, मेरा एक कंसेप्ट यही था सर, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्म आया, मैंने वो फिल किया, मैंने उसकी प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। उसके बाद अभी जो रिसेंटली हुआ तो 18 तारीख को KVS का एग्ज़ाम था, 26 को बैक टू बैक SSC JEE मेंस था और अभी 3 अप्रैल को DDA JEE का था। तो मैंने तीनों एग्जाम के फॉर्म भरी रखे थे। तो सबसे पहले मैंने KVS का दिया, तो उस KVS में ये फ़ायदा हुआ कि मेरा इलेक्ट्रिकल का पढ़ा हुआ ही था अपनी कोचिंग से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का था, वो थोड़ा बहुत पढ़ना था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आया, उसमें क्वालिफाई हो गया। SSC JEE का 26 फरवरी को मेंस का एग्ज़ाम था, वो अच्छे से दे के आया, उसमें रैंक आई गई थी। ठीक है। उसके बाद मेरे पास 1 महीना बचा था प्रॉपर। हाँ, DDA और SSC JEE के बीच में 1 महीना था। ठीक है। तो अब मेरे को इलेक्ट्रिकल पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इलेक्ट्रिकल में पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था। तो उसके बाद मैंने पूरे 1 महीने मैकेनिकल पढ़ा। मैकेनिकल में वहाँ पे ये फ़ायदा मिलता है कि जो दूसरी ब्रांच का है तो डिफिकल्टी सबके पास आती है, पर वही बात है, डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन से सारे एग्जाम बैक टू बैक निकल जाते हैं। तो मैंने 1 महीने प्रॉपर मैकेनिकल को पढ़ा, एग्जाम दे के आया आराम से, और वो भी एग्जाम फिर क्लियर हो गया। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैं आपसे एक एक एग्जाम के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूँगा कि भाई आपकी क्या स्ट्रेटजी रही होगी। आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन क्यों नहीं किया फिर?
सर सबसे पहले वही है कि उसमें मैंने कट ऑफ तो क्लियर कर ली थी, पर ठीक कट है। ऑफ जैसे मैंने उसमें कट ऑफ थी 106 आउट ऑफ 120 मार्क्स। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि दो बंदे थे, हम एक साथ क्वालिफाई किए, दोनों की कट ऑफ सेम टाई हो गया। तो मेरी जस्ट मैं पास आउट था, मेरी एज 21.5 ईयर्स थी। ठीक तो है। अगर उस बंदे की एज ज़्यादा है तो डिपार्टमेंट में ओके, क्या- उनको एज का हाँ, बेनिफिट मिला उनको था age कहीं का ना कहीं। benefit मिल गया। तो देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कहीं ना कहीं आप जितनी कम उम्र में जॉब लगते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो सर्विस स्पान है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपके प्रमोशंस, आपका हायर लेवल, आपका हायर पोस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जितना जल्दी अपनी तैयारी शुरू करते हैं डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होती है। उसके बाद अगर बात की जाए जैसे एसएससी जेई है, तो एसएससी जेई में आपका मतलब सपना क्या था कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी जाना है? क्योंकि अमूमन मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि जैसे पापा आपके आर्मी में हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका झुकाव एमईएस की तरफ हो, ऐसा कुछ था? नहीं सर, मेरा यही मानना था डिपार्टमेंट लेना तो सीपीडब्ल्यूडी में। अच्छा, आपको फिक्स था कि लेना। अगर लेट सपोज अगर आपका इस बार सीपीडब्ल्यूडी नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं? ट्राई करते सर, वापस ट्राई करते हैं। बहुत से देखिए ये चीज़ें दर्शाती है कि आपका सब कुछ पहले से प्लान होना चाहिए लाइफ में। ये नहीं कि ठीक है मुझे कुछ भी मिल जाए मैं ले लूँ, ऐसा नहीं है। इनका फिक्स था कि इनको सीपीडब्ल्यूडी ही लेना है। सीपीडब्ल्यूडी ने एफर्ट लगाया, पहले प्रयास में इन्होंने एग्जाम क्लियर किया, एसएससी जेई पहले प्रयास में एग्जाम क्लियर किया, डीडीए पहले प्रयास में क्लियर किया इन्होंने, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पहले ही प्रयास में क्लियर किया इन्होंने केवीएस। 4 एग्जाम बैक टू बैक मात्र 2 साल में क्लियर करना, किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होना, डेफिनेटली कुछ तो खास है। और वो खास हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि देखिए माइंड सेट सबका एडजस्ट होता है, दिमाग सबका एडजस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास दिमाग बहुत कम है, मेरे पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, या मेरे पास कम है तुम्हारे पास ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरे हिसाब से एक डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी वर्क करती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा दीपक कि जब आप एनआईटी से पास आउट हुए तो आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस था क्या कि मुझे लाइफ में क्या करना है? क्या आपको कुछ गाइडेंस था उस वक्त? नहीं सर, गाइडेंस तो यही है कि पहले से माइंड सेट यही था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम है, तो जैसे मैंने पहले कोचिंग कर रखी थी आईआईटी के लिए। अच्छा, आपकी 12 टाइम की जो कोचिंग है वो यहाँ काम आई? वो यहाँ काम आई। तो डेफिनेटली जो एक हम शब्द सुनते आते हैं कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है या मेहनत आपकी जाया नहीं जाती, तो वो इस तरह से आगे काम आती है। यस सर। कि आपने 12th का पढ़ा हुआ था, अच्छे से पढ़ा तो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम आ गया, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने अच्छे से पढ़ा तो एसएससी के साथ आपका डीडीए में काम आ गया, केवीएस में काम आ गया। वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। फिर सर जैसे मैंने उसके लिए जो फिजिक्स मैथ थी वो उसमें आती है 30 मार्क्स की, तो वेटेज 120 में से 60 मार्क्स का 50% बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो वहाँ पे एडवांटेज मिला, तो वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लिया। उसके बाद जैसे एसएससी की मैं बात बताऊँ। हाँ, एसएससी में एक बार प्रीलिम्स का बताओ एक बार कि प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रेटजी रही होगी? सर प्रीलिम्स में मेरी ये स्ट्रेटजी थी कि अगर हम जैसे भी जो भी सर ने हमें डेली पढ़ा दिया डेली बेसिस पे, ठीक है। तो मैं डेली बेसिस पे उसका रिवीजन करता था, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता था, अगले दिन जो पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था, उसको रिवाइज करता था। फिर जैसे जैसे एक वीक में 6 दिन में जो जितना भी पढ़ा दिया उसको संडे को मैं प्रॉपर यूटिलाइज करता था। मतलब आपने संडे कभी ऐसे संडे को ऐसे आराम की दृष्टि से नहीं देखा कि संडे हो, संडे चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए? नहीं सर, वो संडे ही मैंने, अगर हम संडे को इग्नोर कर देंगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल है थोड़ा। बहुत सही बेटा, बहुत सही, ठीक है। फिर तो मैंने क्या किया, संडे को जो भी प्रॉपर जो भी 6 दिन में मैंने पढ़ा था उसको पूरा रिवाइज किया, जो भी हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह है वो प्रॉपर से दी, जो भी मेरे जो गलतियां थी उनको मैंने, जैसे क्वेश्चन ऑनलाइन में क्या होता है सेव कर सकते हैं हम, तो मैंने वो क्वेश्चन सेव कर लिए जो भी गलत थे। तो नेक्स्ट जब भी संडे आएगा तो मैं क्या करता था, उन क्वेश्चन को देखता था, अगर मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा हूँ तो उनको मैं सेव में से हटा देता था। तो ऐसे करते करते लास्ट टाइम पे ऐसा हो गया था कि जो एक्यूरेसी है वो बढ़ने लग गई थी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। जैसे हमारे पास 120 मिनट होते हैं, क्वेश्चन हमको 200 करने, तो एक हमारे पास सबसे पहले बात तो है क्वेश्चन 200 को हम अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, सही गलत तो बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले हमको अटेम्प्ट कैसे करना है, बिल्कुल। तो ऐसे करते 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 बाद में ये हो गया कि क्वेश्चन आराम से कर लेता, मैं 10-15 मिनट यानी कि सेव कर सकता था। ठीक है, इस पेस में हो गया था। अब मुद्दा आता था कि अब मैं अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊं, कि क्वेश्चन गलत कम से कम कैसे हो। ठीक है। तो मैंने सबसे बढ़िया ये तरीका देखा कि पहले एलिमिनेशन देखते हैं कि मैं कोई भी 4 ऑप्शन में से पहले एक एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। ठीक है। एक एलिमिनेट करना सीखा, 2 एलिमिनेट करने सीखे। तो मैं जहाँ पे भी 2 एलिमिनेट कर पा रहा था मैं उनमें चलो थोड़ा बहुत आइडिया लगा के कर देता। ठीक है। पर कभी भी जैसे ऐसे कभी नहीं किया कि अगर 4 में से एलिमिनेट एक भी नहीं कर पा रहा तो उसको, क्योंकि उससे एक्यूरेसी मेरे को बढ़ानी थी। मेरा मेन मोटिव था कि लास्ट में गलत कम से कम हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपने अपना पूरा जो फोकस है नेगेटिव मार्किंग पर रखा है कि पहले आपने इस तरह से तैयारी की है कि पहले तो मैं 200 अटेम्प्ट तक पहुंचूं, तो अपने आपने पहले अपनी स्पीड बढ़ाई आपने, उसके साथ साथ आपने नेगेटिव मार्किंग को कम किया। और इसमें आपने टेक्निक अपनाई है कि कहीं ना कहीं जैसे सैटरडे टू संडे मान लीजिए रोहित सर ने आपको पढ़ाया, देव सर ने आपको पढ़ाया, तो मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ाया गया है, तो उस चीज़ का आप संडे को रिवीजन करते, उसका प्रॉपर टेस्ट देते आप,
और उसके बाद जो सवाल थे उनको सेव कर लेते, सेव कर लेते और शॉर्ट नोट्स और बना लेते, शॉर्ट नोट्स उन सवालों के बेस पे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिएगा इसको। उसके बाद आप नेक्स्ट संडे जब आते तो इसी चीज़ को वापस रिवाइज करते हैं, मतलब हर संडे आप पीछे बैक टू बैक बर्डन लेके चलते थे कि पीछे वाला इस संडे, अगले वाला इस संडे। तो आपका एक थ्रू आउट रिविजन चलता था कि मैं हाँ ठीक है किस तरह से मुझे आगे चलना है, वो आपको एक बेनिफिट मिला कहीं ना कहीं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए हो और आप थोड़ा सा लो फील किया आपने कभी? नहीं सर, यानी कि ठीक ठाक आ जाते थे नंबर, तो ऐसा नहीं है, पर यही है कि ये लगता था कि हाँ हम डेली इम्प्रोवाइज करना है, कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन जरूर करना है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि मतलब नंबर को प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर बच्चे टेस्ट इसलिए नहीं देते हैं कि उनको लगता है कि मार्क्स खराब आएंगे तो नहीं दूं मैं टेस्ट, या मेरी तैयारी नहीं है पूरा पढ़ने का, अगले संडे दूंगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं सर, मेरा ये मानना है कि आपको टेस्ट तो जरूर देने चाहिए। आप वही है, शुरुआत हमेशा फर्स्ट स्टेप से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने एक कदम लिया तभी आप दूसरा कदम, तो कदम धीरे धीरे लेते पता नहीं चलता कब मंजिल प्राप्त कर ले। बहुत सही बात, जैसे इन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप बस कदम उठाते रहिए। 200 में से आप ये मान के चलिए कि मेरे तो 1 नंबर आएगा, 0 आएगा, लेकिन 200 में से 0 मतलब आपने पहला कदम उठाया, उसके बाद वो 0 कब 10 होगा, फिर 20 होगा, वो फिर 100 होगा, फिर 150 होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपके कदम बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी इन्होंने बताई है कि सर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है, क्लास नोट्स पढ़िए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करिए। जैसे इन्होंने बताया मंडे टू सैटरडे टीचर जो भी पढ़ाते थे उसको ये रिवाइज करते थे घर जाके, तो संडे को शॉर्ट नोट्स लिखते थे। संडे को इन्होंने कभी इस तरह नहीं लिया है कि ठीक है ये तो हॉलीडे है मुझे सोना चाहिए, नहीं, इनको संडे को डबल यूटिलाइजेशन। ये कहते हैं ना कि जो आपके विनर्स होते हैं उनको एक खाली जगह पे वेकेंट में भी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये नजर आता है कि ठीक है संडे है तो संडे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे सोना है, संडे को घूमना है, थोड़ा मस्ती करनी है। जबकि संडे को अलग नजर से देखते थे कि आज क्लास नहीं है तो 3 घंटे वहां पढ़ सकता था, 3 घंटे यहाँ पढ़ता हूँ, तो ये संडे को डबल जोश से, डबल मेहनत से उसको पढ़ते थे। तो ये कहीं ना कहीं इनको फायदा मिला है। तो ये आपका प्रीलिम्स की जर्नी हुई। प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस का एग्जाम, और चूंकि मेंस का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे लिखना पड़ता है, लिखना भी कोई छोटा मोटा नहीं पड़ता, आपको 120 घंटे में 300 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली वहां पे कई सारी चीज़ें चाहिए कि आपको टू द पॉइंट लिखना है, आपको राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी रखनी है, राइटिंग स्पीड तो खासतौर पर बहुत अच्छी रखनी है, आपकी जो हैंड राइटिंग से उसको मेंटेन करना है, टीचर को प्रॉपर यूटिलाइज करके दिखाना है, सबसे बड़ी चीज़ है थ्योरेटिकल सेक्शन और न्यूमेरिकल सेक्शन को बैलेंस करना है। उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि जैसे आप एग्जाम से निकले आपने कहा कि मुझे पता तो मेरा हो जाएगा, तो वो आपको फील आया एग्जैक्टली, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया आपने? सर सबसे पहले तो ये है कि टीचर से एक बार गाइडेंस लेना चाहिए, ठीक है, उनको पता होता है कि चीजें कैसे, हाँ उनको पता होता है कि किस पॉइंट पे क्या मिलता है या कहाँ कैसे लिखना है, ठीक है। तो उनसे पता करने के बाद फिर जैसे उनसे 2-4 क्वेश्चन आप ये बोलोगे सर मेरे को 2-4 क्वेश्चन दो, मैं उनकी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। वेरी गुड। और फिर जैसे कोई भी जैसे 19-20 का कोई भी डिफरेंस आएगा तो वो बताएंगे आपको ऐसे ऐसे इम्प्रोवाइजेशन करना। तो एक तो ये फायदा होता है कि हमें की द पॉइंट लिखना चाहिए चीजों को। पैराग्राफ में आजकल क्या है कि लोग पैराग्राफ पढ़ना पसंद नहीं करते, कोई भी हो, मैं खुद ये मानता हूँ कि अगर मेरे को किसी ने एक पैराग्राफ दिया और एक पॉइंट्स की पॉइंट्स में दिया तो मैं की पॉइंट्स ज्यादा पढ़ना पसंद करूंगा बजाय पैराग्राफ। तो मैंने एक चीज ये चेंज की कि मैं कोई भी अगर आंसर दे रहा हूँ थ्योरेटिकल का तो वो पहले तो एक टॉपिक बनाऊं, उसके सब टॉपिक करूं और फिर पॉइंट वाइज वो लिखूं। मैं भले ही 5 पॉइंट लिखूं पर 5 पॉइंट ये होने चाहिए एक्यूरेट, ठीक है। तो उसका एक फायदा मिला। न्यूमेरिकल में ये कि हमें न्यूमेरिकल की पहले ये जो भी चीजें गिवन डाटा है क्वेश्चन में उनको पहले नोट करना है, उसके बाद हमारा पूरा प्रोसीजर होगा कि ये स्टेप, और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको हमें एक बॉक्स में बंद कर देना है। वेरी गुड, ठीक है। तो इससे ये अब बात आती है कि हमें टाइम कैसे, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू लगता है मुझे, खास तौर पे जितने भी मैंने स्टूडेंट से मिला हूँ उनका मैक्सिमम ये इशू रहता है सर मेंस का अटेम्प्ट कैसे करें 300 का 300, ये बहुत बड़ा इशू। इसके बारे में क्या बताएंगे? इसके बाद सर टेस्ट सीरीज के अलावा मेरे हिसाब से कोई शॉर्टकट नहीं। वेरी गुड। देखिए ये मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे लिए सिंपल से काम है। इसको समझना बड़ा आसान है। जब आप रनिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दौड़ते हैं, मैं आपको आज बोलूँ कि आपको दौड़ना है, आप 100 किलोमीटर दौड़िए, आप नहीं दौड़ पाएंगे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आप दौड़िए सिर्फ 100 मीटर दौड़िए, तो 100 मीटर आप अपनी पूरी जान से दौड़ पाएंगे। फिर अगले दिन बोलूँ 101 मीटर दौड़िए, तो आपको लगेगा 1 मीटर एक्स्ट्रा है। फिर अगले दिन 102, 103, 105, ऐसे करते करते जब आप अपने आप को रनिंग में लेके जाएंगे तो आपका दिमाग, आपकी बॉडी खुद उस डायरेक्शन में आपको पुश करेगी। डेफिनेटली तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके प्रैक्टिस के लिए तरफ पे। तो जब आप प्रैक्टिस करते थे तो उस वक्त क्या आप घर पे रफ कॉपी वगैरह भरते थे पहले से? वो तो सर जरूरी है क्योंकि मैंने यानी कि पहले प्री से पहले ये नहीं सोचा था मेंस की तैयारी करी, पहले तो प्री की मेंस के बाद क्या था बार बार क्वेश्चन को लिखना, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है सबसे पहले हमें कोई भी एग्जाम देना है तो उससे पहले उसके पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने एक अपने जो जॉन टेक की बुक है पीवाईक्यू की वो देखी, उसमें क्वेश्चन देखे, पूरा लेवल देखा। फिर उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन को पहले देख के लिखा
कि ऐसे ऐसे अपन देख के लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उसको बंद किया, फिर अपने तरीके से कुछ भी लिखा। ठीक है। तो उससे मेरे को प्रॉपर पता चल गया कि अपने को कोई भी आंसर ये आएगा तो अगर 10 मार्क्स का आया तो मेरे को इतना करना है। ठीक है। मेरे को ये आइडिया लगा। फिर उसके बाद मेरे को ये लगा कि हाँ हमारे पास इतना टाइम है तो हम 10 नंबर के क्वेश्चन को हम कितना टाइम दे सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन को इतना टाइम देना, 20 के को इतना देना। तो उससे फायदा ये मिला कि जब जैसे फर्स्ट एग्जाम थे तो उनमें मेरा स्कोर क्या यानी कि 300 में से 150 का अप्रोक्स आता था। ठीक है। तो जैसे जैसे लास्ट में 7th 8th टेस्ट आया तो उसमें 250 का क्रॉस आने लग गया। मतलब आपका 250 प्लस चला जाने लग गया। ठीक है। प्लस जाने लग गया। तो उसका यही है कि प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे, इम्प्रोवाइजेशन डेली बेस पे जितना करेंगे उसका फायदा मिलेगा लास्ट में। कहीं ना कहीं देखिए सफलता आपको दिख रही होगा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक है 4 एग्जाम एक साथ क्रैक किए हैं, मैं भी ऐसा बन जाऊँ, आप लोगों को फील आ रहा होगा। लेकिन डेफिनेटली मेहनत देखिए, आप डेडिकेशन देखिए। आप संडे को यूँ सोचते हैं कि संडे को अगर आपको कोई कह दे कि थोड़ा पढ़ना है तो आप माथा पकड़ लेते हैं। संडे को अगर हम कह दें कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो आप ऐसे कहते हैं सर प्लीज़ संडे तो मिलता है, संडे को तो सोने दीजिए। यहाँ पे संडे को अलग नज़र से देखते हैं। तो जितने भी विनर्स होते हैं, जो भी विजेता होते हैं, उनका नज़रिया आपसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। काम करने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। तो यही चीज़ है जो आपको सीखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी कहीं ना कहीं से सीखा ही होगा। डेफिनेटली हम सब कहीं ना कहीं से सीखते हैं। मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हो। हम लोग एक आपस में देख के चीज़ों को एनालाइज करके ही सीखते हैं। तो अगर इस दौरान मैं आपसे कहूँ, एक छोटा सा सवाल पूछूं, जैसे इतनी आपने जर्नी दी है, जोनटेक ने आपकी इसमें क्या सहायता की, किस किस तरह से आपकी हेल्प करी? सर पहली बात तो ये कि जोनटेक का जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा मेरे साथ। मैंने जहाँ पे भी जैसे कोई भी गाइडेंस वगैरह हो, छोटी छोटी बातों में, वो सारा मेरे को अच्छे तरीके से मिला। टीचर भी अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और जैसे कोई भी किसी भी एग्जाम के बारे में आपको उनके बारे में पूछना हो या कुछ भी कि सर मेरे को ये हेल्प चाहिए, तो प्रॉपर हेल्प मिलती है। ठीक है। स्टडी मटेरियल के बारे में क्या कहेंगे? स्टडी मटेरियल अच्छा है सर। टेस्ट सीरीज वो भी अच्छी है। और क्लासेस? वो तो अच्छी है। ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जैसे 4 साल लग जाते हैं, उनको एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता उनसे। आपने 1 ही साल 2 ही साल में 4 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। तो आप स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए, किस तरह से आपको डीमोटिवेशन से बचना चाहिए, किस तरह से आपको सोचना चाहिए जीवन में कि भाई कुछ करना है? मतलब आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बात पे कि आप ये करिए या फिर ये नहीं करिए, किन चीज़ों से बचना है, कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन से उनसे बचना है, कैसे बचना है? जैसे डेफिनेटली आप भी अब जब तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे, सोशल मीडिया हो गया, घर परिवार में शादी ब्याह हो गए, या फ्रेंड्स का हो गया, मिलना जुलना हो गया, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स है, फीलिंग्स हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरफ जाते हैं। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप ये करें और कम से कम ये ना करें? मेरा तो यही मानना है सर कि टाइम है ना, उसका हमें हमेशा प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर टाइम को हमने अगर अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया ना तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, और रिग्रेट करने का फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं रहता। तो वही ये टाइम के बारे में किसी ने 4 लाइनें कही इंग्लिश में कि यस्टरडे वाज हिस्ट्री और टुमारो इज ए मिस्ट्री, टुडे इज ए गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। मेरा ये मानना है कि अगर हम आज को प्रेजेंट किस लिए बोलते हैं, वो एक गिफ्ट की तरह है। गिफ्ट की तरह है, और उस गिफ्ट को हमें पता है कि गिफ्ट की वैल्यू क्या होती है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी एक एक क्षण आपके लिए कीमती है। वो कहते हैं कि जैसे अगर जनवरी में आपका RSMSF का पेपर है और आप सोचते हैं कि मैं नवंबर से तैयारी शुरू करूंगा, तो फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने नवंबर से तैयारी शुरू करी है, फर्क ये पड़ता है कि उससे पहले आने वाले अगस्त सितंबर अक्टूबर आपने गवा दिए हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने आज से तैयारी शुरू की है, फर्क ये पड़ता है कि आज से जनवरी तक जितने भी संडे आ सकते थे वो संडे आपने गवा दिए हैं। तो डेफिनेटली जो भी मोमेंट आपको मिलता है, जो भी पल आपको मिलता है, उस पल को आपको पकड़ लेना है, उस प्रेजेंट को आपको पकड़ लेना है। ये नहीं सोचना है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नहीं, जो होगा देखा जाएगा वो आखिरी ऑप्शन है जब आपको कुछ नहीं होता है। जो करना है वो देखा जाएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बड़ा और बहुत प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सफलताएं इस तरह से नहीं मिलती। सफलताएं जब इस तरह का माइंड सेट होता है तो आपको अट्रैक्ट करती है और तो ही आपकी झोली में आके गिरती है। बहुत सही। दीपक, आपसे आखिरी सवाल आज के सेशन का, आगे क्या सोचा है जीवन में आपने? सर मैंने तो सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है। और मतलब आपका एक नया अचीवमेंट या नया ड्रीम है जो आपने पहले से सेट कर लिया है सिविल सर्विसेज के लिए। तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज में आप इलेक्ट्रिकल को लेके चलना चाहेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट तौर पे इलेक्ट्रिकल को लेके चलना चाहेंगे। बहुत सही। देखिए ये है एक सफल इंसान की निशानी या सफल माइंडसेट की निशानी कह लीजिए, कि एक जहाँ पे लोग एक मंजिल मिलती है अपने आप को वहीं रोक लेते हैं। वहीं पे अगर बात करें दीपक की, तो दीपक ने बैक टू बैक सफलता यहाँ से लिखी, उसके बाद अभी इनका जो कॉन्फिडेंस है वही है जैसा उनका पहले था। आज भी अपने आप को स्टूडेंट की तरह ही समझ रहे हैं, ऐसा नहीं समझ रहे कि मैं कोई एक ऑफिसर बन चुका हूं या फिर मैं कहीं पे ज्वाइनिंग है या फिर कहीं पे मैं एक जॉब कर रहा हूं, ऐसे नहीं समझ। ये आज भी अपने आप को स्टूडेंट की तरह देख रहे हैं, क्योंकि इनका एक अगला टारगेट ऐसा है जो बहुत बड़ा टारगेट है। डेफिनेटली दीपक बहुत बड़ा टारगेट है, और इसके लिए आपको जो जज्बा आपने दिखाया है, जो मेहनत आपने की है, वही लेके चलनी पड़ेगी। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए कि
आने वाले टाइम पे फिर दोबारा मुझसे आपसे मुलाकात करूँ, और चाहूँगा कि जब आप दोबारा मुलाकात करें तो कहीं ना कहीं आप जो यूपीएससी का आपका टारगेट है, सिविल सर्विस का टारगेट है, उसको आप अचीव करें। बहुत खुशी होगी मुझे भी। और बच्चों, आप भी इस सेशन से कुछ सीखें। खासतौर पे जो की पॉइंट्स इन्होंने कहे हैं कि डेडिकेशन आपका होना चाहिए, टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए, टाइम की महत्ता, टाइम की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको हार्ड वर्क पता होना चाहिए, वो भी स्मार्ट तरीके से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाह रहे हैं, पहले उसका पैटर्न समझिए, उसकी आत्मा को समझिए कि वो एग्जाम क्या चाहता है, किस तरह से उसको क्वालिफाई किया सकता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपको पता लगेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो आज का सेशन आई होप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। दीपक, आपको दोबारा मेरी तरफ से जोनटेक परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।